सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके लंबी सीरीज मतलब 19 वीडियो में अपन ने 12th साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग नीट व आईआईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ा। आज अपन इसके पार्ट 20 में पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। ऐसे न्यूमेरिकल्स जो जनरली बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए या समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके जो 1 से लेके 19 वीडियोज़ हैं उनको आप अच्छे से देखें, समझें, नोट्स बनाएं और हल करें। फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दूं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। CH3COONA सोडियम एसीटेट HCl एवं NaCl की 298 केल्विन पर अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व के मान क्रमशः 91.0, 425.4 और 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल हो तो CH3COOH एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व ज्ञात कीजिए। कोई भी न्यूमेरिकल जब आप हल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, समझें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है। जो पूछा गया है उसको किस तरह से हल करेंगे, क्या सूत्र लगेगा और उसमें कौन कौन से मान आपको दिए गए हैं और उनकी सहायता से अपन जो पूछा गया है वो ज्ञात कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना काफ़ी आवश्यक होता है। तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें, क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, ये देखें। देखिए अपन इसको हल करते हैं। हल में देखिए क्या दिया हुआ है। अनंत तनुता पर कुछ ये जो विलयन है इनकी मोलर चालकत्व के मान दिए हुए हैं। जैसे मैं बात करूं CH3COONA, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 91.0। ये इसका मान दिया हुआ है और ये जो मान आया ये क्या होगा? इस लवण में जितने भी आयन प्राप्त होंगे उन आयनों के चालकत्व के योग के बराबर होगा। यहाँ देखिए ये जो लवण है ये 2 प्रकार के आयनों से मिलकर बना हुआ है। एक तो CH3CO- और एक है यहाँ सोडियम प्लस, और इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं को जोड़ दें तो इस लवण की अनंत तनुता पे मोलर चालकता आ जाती है। तो इसका मतलब ये 2 आयनों की मोलर अनंत तनुता पे मोलर चालकताओं का योग है ये। क्लियर? दूसरा मान दिया हुआ है आपको HCl के लिए। ये मान दिया हुआ है 425.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब HCl में भी 2 प्रकार के आयन हैं, एक H+ है और दूसरा Cl- है, और इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग HCl की अनंत तनुता पे मोलर चालकता के बराबर हो जाता है। तो इसमें 2 प्रकार के आयनों का योगदान हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? तीसरा मान आपको दिया हुआ है NaCl के लिए। NaCl कितना दिया हुआ है? 126.4, और NaCl में भी अपन जानते हैं 2 प्रकार के आयन Na+ और Cl-। क्लियर है? ये 3 समीकरण हो गए आपके पास। समीकरण 1, 2 और 3 समीकरण आपके पास है। पूछा क्या है? ये तो गिवन है, दिया हुआ है। ये 3 चीजें आपको दी हुई हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है? देखिए
CH3COOH की अनंत अनुता पे मोलर चालकता पूछी है, मतलब ये पूछा है आपसे, ये पूछा है। अब अपन जानते हैं कि अनंत अनुता पर CH3COOH की जो भी मोलर चालकत्व के मान होंगे वो दो प्रकार के आयनों के मोलर चालकत्व के योग के बराबर होंगे, और वो क्या होंगे, लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस, क्योंकि एसिटिक अम्ल से दो प्रकार के आयन मिलेंगे, CH3CO माइनस और H प्लस। अनंत अनुता पर इन आयनों की मोलर चालकताओं को जोड़ देंगे तो एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता का मान ज्ञात हो जाएगा। अब ये जो तीन मान दिए हुए हैं, उन तीन मानों में से ये दो मानों के मोलर चालकताओं के योग कैसे प्राप्त करेंगे। आपको ये दो आयनों की मोलर चालकताएं चाहिए। ये दो आयन देखिए कहाँ हैं, एक तो ये रहा, है कि नहीं, और दूसरा H प्लस कहाँ है, ये रहा। इन दोनों का योग करना है आपको, तो समीकरण 1 + 2 कर देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। लेकिन समीकरण 1 में जब 2 को जोड़ेंगे तो इन दोनों आयनों के अलावा Na+ और Cl- की मोलर चालकताएं भी जुड़ गई, तो इन दोनों के जो योग आएगा उसमें 4 प्रकार के आयनों की मोलर चालकताओं का योग हो गया, एसीटेट, सोडियम, H+ और Cl-। ये आयनों की मोलर चालकताओं का योग हो गया समीकरण 1 को और 2 को जोड़ने पर। आपको चाहिए सिर्फ इन दो आयनों की मोलर चालकताओं का योग, तो क्या करें, समीकरण 1 व 2 को जोड़कर इसमें से समीकरण 3 को घटा दें। तो देखिए ये जो 4 आयनों की मोलर चालकताओं का योग आया था उसमें से Na+ और Cl- की मोलर चालकता के मान घट गए, तो सिर्फ किसके बच गए, एस्टेट और H+ आयन की मोलर चालकता के मान बच गए। जो यहाँ एसिटिक अम्ल है इसकी अनंत अनुता पे मोलर चालकता का मान प्राप्त हो जाएगा। तो CH3COOH की अनंत अनुता पे मोलर चालकता कितनी हो जाएगी, 1 + 2, 1 में ये रहा 91.0 प्लस 2, 2 है 425.4 और -3, 3 में क्या है 126.4। ये तो आप हल कर ही लेंगे जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के ये घटाना है। जो भी मान यहाँ पे आएगा वो मान अनंत अनुता पे एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता का मान आएगा। इकाई आएगी सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल। सीमेंस क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर आएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल इसकी इकाई आ जाएगी। ये जो मान आएगा यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लेंगे, वो अनंत अनुता पे एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता का मान प्राप्त हो जाएगा। ये अपन ने कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में भी ऐसा पढ़ा था। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में अपन ने देखा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं की गणना अपन कोलराउस के नियम की सहायता से कर सकते हैं। और अपन ने जब इसका वीडियो पढ़ा था तब इस प्रकार का एक प्रॉब्लम लिया भी था, एक क्वेश्चन उस समय हल भी किया था। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। सिंपल सा है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम याद कीजिए, उससे ये क्वेश्चन हल होगा। देखिएगा कैसे हल करें। कैथोड पर निक्षेपित किसी भी धातु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, m है द्रव्यमान बराबर EIT/F। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला अपन डिटेल पिछले वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। जो अपन ने फैराडे का नियम पढ़ा तो उसमें ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो अपन ने निकाला था। इसमें है क्या, m है द्रव्यमान, जो कैथोड पर धातु प्राप्त होता है उसका द्रव्यमान किसमें, ग्राम में।
ई क्या है? पदार्थ का तुल्यांकी भार। ई क्या है? समय। किसमें? सेकंड में, जितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करी। और एफ क्या है? फैराडे स्थिरांक। और इसका मान क्या होता है? 96,500 कूलम। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ये राशियां हैं इसमें। और आई क्या है? आई विद्युत धारा। एम्पियर में, जो विलियन में से प्रवाहित की गई है। सूत्र है आपके पास। अब इसमें से देखिए दिया हुआ क्या है। आई दिया हुआ है ये रहा 1.5 एम्पियर। समय दिया हुआ है 10 मिनट। इसको आपको सेकंड में बदलना है। और पूछा है कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा। ये पूछा है। ई और एफ के जो मान हैं वो स्थिरांक राशियां हैं। देखिए क्या है। एम पूछा है, लिख दिया। ई क्या है? कॉपर का तुल्यांकी भार, जिसको मैं लिखूंगा ई बराबर 63.5/2। कॉपर का परमाणु भार है 63.5। और अपन जानते हैं तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटा ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन। चूंकि यहां पर जो कॉपर है उसका निक्षेपण जब होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये इस तरह से अपचयित होकर प्राप्त होता है। तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था में कितना परिवर्तन आया? +2 से 0 हो गया, तो 2 का परिवर्तन आया। तो तुल्यांकी भार को निकालने के लिए इसके परमाणु भार में मैंने 2 का भाग दिया, तो ई का मान ये हो गया। आई का मान दिया हुआ 1.5। टी जो है वो दिया हुआ है मिनट में, तो उसको सेकंड में बदल लो 60 से गुणा करके, तो हो गया 600 सेकंड। हो गया कि नहीं? ठीक है। और एफ का मान आपको पता है ही, सारे मान रख दो। तो ई का मान है 63.5/2। आई का मान है यहां 1.5 एम्पियर। टी का मान है 10 × 60 मतलब 600 सेकेंड। और नीचे एफ का मान है 96,500 कूलम। ये जब हल करेंगे तो जो भी मान आएगा वो ग्राम में आएगा। इसको आप हल कर लें तो जो भी मान आएगा वो ग्राम में आएगा। इतना ग्राम कॉपर कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है इन स्थितियों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, कंपटीशंस में भी ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? निकिल 2+ निकल इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव ज्ञात कीजिए। जबकि सेल, ये सेल का आरेख आपको दिया हुआ है। इसमें निकिल का एनोड और कॉपर का कैथोड है और दोनों के विलयनों की सांद्रताओं के मान कितने हैं? 1m है, मतलब ये मानक सेल है। का सेल विभव और इस सेल का विभव 0.59 वोल्ट है तथा कॉपर का अर्ध सेल विभव 0.34 वोल्ट है। ठीक है, देखिए हल करते हैं। क्या दिया हुआ है आपको? सबसे पहले देखो क्या पूछा है आपसे। पूछा है ई निकिल 2+ निकिल ठोस डॉट निकिल का मानक अपचयन विभव पूछा है। इसके लिए क्या दिया गया है? ई सेल दिया हुआ है, सेल का मानक विभव दिया गया है कितना? 0.59 वोल्ट दिया गया है। और साथ ही क्या दिया हुआ है? कॉपर का अर्ध सेल विभव दिया गया है। मतलब E0 Cu2+ Cu ठोस ये दिया गया है
0.34 वोल्ट। क्लियर है? अब देखो, निकेल वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, यहां पे एनोड है, और कॉपर वाला कैथोड क्या, इलेक्ट्रोड है वो क्या है, कैथोड है। तो कैथोड का मानक विभव दिया गया है, सेल का मानक विभव दिया गया है, एनोड का मानक विभव पूछा है। तो याद कीजिए, एक संबंध है, ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड, होगा कि नहीं? और यहां पर कैथोड किसका बना हुआ है, कॉपर का, तो मैं लिख दूं ई नॉट Cu2 प्लस माइनस ई नॉट निकल 2 प्लस ऑब्लिक निकल, और ये ई नॉट सेल। ये फॉर्मूला है आपके पास। क्या क्या मान दिए गए हैं वो मान रख दो, जो पूछा वो अपने आप निकल जाएगा। ई सेल का मान दिया गया है 0.59 वोल्ट। कॉपर का जो कैथोड है उसका मान दिया गया है 0.34 वोल्ट, और निकेल है उसके लिए मान पूछा गया है। ये मान पूछा गया है। क्लियर? देखिएगा, इस निकेल वाले मान को मैं इधर ले आऊं और सेल वाले मान को उधर लेके जाऊं, तो ये हो जाएगा ई नॉट निकेल 2 प्लस ऑब्लिक निकेल बराबर, इधर गया तो प्लस का हो गया 0.34 वोल्ट, और ये 0.59 वोल्ट इधर आया तो माइनस 0.59 वोल्ट। कितना मान आ गया ये हो गया, इसमें माइनस में इसका उत्तर आएगा, और ये उत्तर आ गया 0.2325 वोल्ट माइनस में 0.25 वोल्ट इसका उत्तर आ जाता है। ये निकेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्लियर है? सिंपल सा ये फॉर्मूला है, ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता भी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा, यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है, तो 0.1 एम कॉपर आयन युक्त विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये। देखिए क्या दिया गया है, कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है ECU2 प्लस Cu ठोस। मानक जब अपन दर्शाते हैं तो ऊपर नोट लगाते हैं, ये दिया गया है प्लस 0.34 वोल्ट। पूछा क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव पूछा है, मतलब सामान्य स्थिति में इसका विभव पूछा गया है। सिंपल सा है, ठीक है। तो मानक विभव से अपन इस कॉपर के इलेक्ट्रोड के विभव की गणना करेंगे। कैसे होगा, नरनस्ट समीकरण याद कीजिए आप। और अपन जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए अगर अपन विभव की बात कर रहे हैं तो विभव कैसा है, मानक अपचयन विभव है। और मानक अपचयन विभव के लिए समीकरण देखिए कैसे लिखेंगे, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और बन गया Cu ठोस। इस समीकरण के लिए अगर मैं नरनस्ट समीकरण लिखूं तो ये हो जाएगा ECU2 प्लस Cu बराबर E0 Cu2 प्लस Cu माइनस 0.059 बटा n log 1 बटा, या फिर समीकरण के लिए देखें तो Cu ठोस बटा Cu2 प्लस।
लिख सकते हैं ऐसा नरनस्ट समीकरण। ठीक है, एन। अब इन समीकरण देखिए क्या क्या चीजें हैं। कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव जो पूछा गया है, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो दिया गया है, एन क्या है, एन है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अभिक्रिया के दौरान स्थानांतरित हो रही है, तो एन का मान हो गया 2। लॉग ऊपर उत्पाद की सांद्रता, नीचे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद चूंकि ठोस है और अपन जानते हैं कि ठोसों की सांद्रताओं के मान हमेशा इकाई माने जाते हैं, तो ये तो हो गया 1। और Cu2+ आयन की सांद्रता कहां से आएगी, ये इसमें दिया गया है। देखो 0.1 मोलर कॉपर आयन, ये देखिए ये सांद्रता दे रखी है कॉपर आयनों की, तो सबके मान रख दें। इसका मान निकालना है ECU2+, Cu मानक विभव जो है कॉपर का, उसका मान कितना है, ये रहा 0.34 माइनस 0.0591/2 लॉग कॉपर ठोस है उसकी सांद्रता हो गई 1 और कॉपर आयन की हो गई 0.1। यहां 0.1 है, उस दशमलव को हटाएंगे तो जैसे मैंने देखिए इसको हटा दिया तो ऊपर क्या जाएगा, 0.10 हो गया और log 10 का मान 1 हो जाता है। तो ECU ठोस Cu बराबर 0.34 माइनस 0.0591/2 और log 10, चूंकि log 10 है वो क्या है, 1 है। आगे तो हल कर ही लेंगे आप, ठीक है, इसमें 2 का भाग दे देंगे और ये इसमें से घटा लेंगे, तो जो मान आएगा वो वोल्ट में आएगा और कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान है, नरनस्ट समीकरण का उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को अपन हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। ऐसा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड दिया गया है जिसके H+ आयनों के विलयन के pH का मान कितना है, 10 दिया गया है, और इस प्रकार के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के विभव का मान आपसे पूछा गया है। अपन जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है उसमें क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक संदर्भ इलेक्ट्रोड की तरह अपन प्रयुक्त करते हैं, अपने डिटेल में उसके बारे में पढ़ा हुआ भी है। उसमें हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम की प्लेट पर अपन प्रवाहित करते हैं जो कि H+ आयनों के संपर्क में है। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए हमेशा आप विभव का मान अगर बोलते हैं तो वो क्या है, अपचयन विभव है। तो अपन देखिए इसके लिए अपचयन विभव लिख रहे हैं, 2H+ इक्वल्स 2 इलेक्ट्रॉन से बना H2 गैस। अपचयन वाली अभिक्रिया अपन ने लिखी। इस अभिक्रिया के लिए अगर नरनस्ट समीकरण लिखूं तो EH+ H2 बराबर E0 H+ H2 माइनस 0.0591/n log to the base 10, ऊपर आ गया PS2 और नीचे आ गया H+ का स्क्वायर। ये नरनस्ट समीकरण लिख दी मैंने इस समीकरण के लिए। ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव, n क्या है, अभिक्रिया के दौरान स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो यहाँ पे 2 है। लोग अपन जानते हैं ये क्या था, यहाँ पे साम्य स्थिरांक, ऊपर उत्पाद आ गया। उत्पाद में चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, गैस के रूप में है, इसलिए अपन सांद्रता की जगह क्या ले रहे हैं, दाब ले रहे हैं। और बट्टा में क्या आएगा, अभिकारक, अभिकारक है H+ और इसका जो गुणांक वो 2 है तो वो सांद्रता के घातांक के रूप में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए E0 H+ H2
0 माना जाता है इसका मान। ये हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव है, इसका मान कितना माना जाता है? 0। n बराबर 2, ये आपके सामने है, ये रहा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो दाब कितना हो जाएगा? 1 बार। और H+ आयनों की सांद्रता अपने को पता नहीं, ठीक है। तो देखिए EH+S2 बराबर, ये 0 हो गया, 0 माइनस 0.0591, n का मान रख दिया मैंने 2, log टू द बेस 10, दाब हो गया 1 और ये H+ आयनों की सांद्रता 2 लिख सकते हैं। अब इसको हल करते हैं, देखिएगा राइट हैंड साइड का जो समीकरण उसको मैं हल कर रहा हूं, 0 को तो रहने देता हूं, -0.0591/2, इसको क्या मैं लिख सकता हूं? H+, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका घातांक माइनस में हो जाएगा। और अब जब log को अपन हल करेंगे तो -2 कहाँ है? आगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास एक सूत्र होता है log m का घात n बराबर n log m, ये सूत्र अपने को पता है। log m का घात n बराबर क्या होता है? n log m, और यहां पर ये घातांक क्या है? -2, तो मैं लिख दूं इसको -0.0591/2 -2 log H+। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये -2 गुणा में है, कहीं आप वैसे माइनस समझ लें, आप वैसे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देता हूं मैं, ठीक है। ये -2 आगे आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया ब्रैकेट में -log of H+। pH क्या होता है? -log of H+। 11th में भी अपन जब pH निकालते हैं तो pH क्या होता है? विलयन के H+ आयनों की सांद्रताओं के ऋणात्मक लघु गुणक को, ऋणात्मक लॉगरिथम को ही pH कहते हैं। तो ब्रैकेट में जो बचा -log of H+, वो क्या है? pH ही है। तो इसकी जगह मैं pH लिख दूं तो बराबर -0.0591 pH, ये है EH+S2। अब चूंकि pH का मान दिया हुआ है कितना? 10, तो ये हो गया -0.0591 गुणा 10, तो ये हो गया -0.591 वोल्ट। ये आपका उत्तर हो गया कि ऐसा आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया जिसके विलयन के pH का मान 10 है, तो उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के विभव का मान आएगा -0.591 वोल्ट। क्लियर है? आपको ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशंस में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है उसके विलयन के pH और उसके विभव के मध्य क्या संबंध है। तो इस सूत्र को आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, याद नहीं रहे तो इस तरह से ज्ञात भी कर सकते हैं। तो नर्नस्ट समीकरण के द्वारा इस क्वेश्चन को अपन हल कर सकते हैं। ये संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें 2 भाग हैं। एक है 6000 कूलाम विद्युत आवेश और दूसरा है 40 सेकंड तक 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आवेश से क्या संबंध है? देखिएगा, हल करते हैं। इसके भाग 1 को अपन हल करें तो देखिए, अपन ने जब फैराडे का नियम पढ़ा था, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पढ़े थे, तो अपन ने क्या देखा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश कितना होता है? 1 फैराडे के बराबर होता है, मतलब 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ये अपन ने फैराडे के नियम से देखा। तो यहां पर मैं भाग 1 में देखिए ऐसे कह सकता हूं कि 96,500 कूलाम का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं?
96,500 कूलाम आवेश है, इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 कूलाम आवेश का मतलब क्या हो गया, 1/96,500 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्लियर। अब चूंकि आवेश कितना है 6000 कूलाम, तो 6000 कूलाम का मतलब हो गया 1/96,500 गुणा 6000, ये इतने मोल इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर है। अब ये जो संख्या आई, ये तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन है। कई बार क्या होता है कंपटीशन में, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न होता है उसमें उत्तर मोलों की संख्या के रूप में भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, साधारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में भी हो सकती है। तो एक उत्तर तो इसका ये हो गया, जो आप इसको हल कर लेंगे, आप 6000 में 96,500 का भाग देंगे तो वो तो आ गया मोल इलेक्ट्रॉन के रूप में। इसको मैं यूं भी लिख दूं 1/96,500, ये तो इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे आएगी, 1 मोल में क्या होता है 6.02 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चूंकि ये इतने मोल हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, इसको अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देते हैं। मोल की जगह मैंने 6.02 गुणा 10⁻23 लिख दिया, क्योंकि 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी किसमें, 6000 कूलाम आवेश इतने इलेक्ट्रॉनों पर होता है। तो इसके भाग ए का इस तरह से आप हल कर सकते हैं। भाग बी में देखिएगा क्या दिया हुआ है। भाग बी 40 सेकेंड तक एम्पियर 2 एम्पियर धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो अपन जानते हैं Q बराबर होता है IT, क्योंकि आपको तो आवेश निकालना है। और Q बराबर IT का मतलब I मतलब विद्युत धारा 2 और T है चूंकि समय सेकंड में, तो 2 गुना 40 बराबर क्या हो गया 80 कूलाम हो गया। 40 सेकंड तक अपन 2 एम्पियर विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो आवेश का मान चूंकि IT समय गुणा विद्युत धारा के बराबर होता है, तो हो गया 80 कूलाम। अब वही विधि जैसे अपन 6000 कूलाम में देख रहे थे कि 96,500 कूलाम का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 कूलाम का मतलब 1/96,500 मोल इलेक्ट्रॉन। और चूंकि आवेश है 80 कूलाम, तो 80 कूलाम के बराबर हो जाएगा 1/96,500 गुणा 80 मोल इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो ज्ञात हुए वो ज्ञात हुए मोलों की संख्या के रूप में, और अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में लेते हैं तो 1/96,500 गुणा 80, ये संख्या तो यूं की यूं आ जाएगी। मोल की जगह क्या लिख देंगे 6.02 गुणा 10⁻23, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश ये जो आएगा वो 80 कूलाम के बराबर होगा। तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। बहुत ही आसान है, लेकिन इससे आसान कब लगेगा ये, जब आप 1 से लेकर 19 तक के वीडियो ढंग से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। और भी बहुत से प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आप अगर विभिन्न स्रोतों से हल करते हैं, अलग अलग सोर्स से हल करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से आपको उसका हल मिलेगा। तो ये आज अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करते हैं, मतलब इसके 20 भाग हो गए क्वेश्चन समेत। नेक्स्ट वीडियो में अपन आएंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।